जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कोसी स्टडी पर। तो साथियों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, सी टेट और यूपी टेट की जो डेट है वो फिक्स कर दी गई हैं। उनका एग्ज़ाम जल्द ही करा दिया जाएगा। आपके पास ज़्यादा तो समय है नहीं, 2 महीने का समय है। आप अपनी तैयारी को बेहतर बना करके रखें। और यह वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए होने वाला है जो कायदे में एक शिक्षक बनना चाहते हैं, और जो टाइम पास करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। तो जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके सी टेट और यूपी टेट और सुपर टेट में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। देखिएगा, आप महसूस भी कर पाएंगे। आप लास्ट तक जब वीडियो देखेंगे आप महसूस भी कर पाएंगे कि हाँ, सही मायने में क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख भी रहा है। पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन प्राप्त होती है। ऑप्शंस हैं भेड़ से, खरगोश से, बकरी से या याक से। तो साथियों बताइए इसका सही जवाब क्या रहेगा। आप किसी भी एग्जाम को उठा करके देख लीजिए प्रीवियस ईयर को, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर ही मिला होगा। देखिएगा, इसका सही जवाब करिए क्या है। आप इस वीडियो में पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपना टोटल स्कोर भी लास्ट में बता करके जाएं कि मेरा कितना स्कोर लास्ट में रहा। देखिएगा, प्रश्न पहला आपको क्या है, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन प्राप्त होती है। जी हाँ, खरगोश से। तो ऑप्शन नंबर जो आपका दूसरा वाला है वो सही रहेगा, क्योंकि जो विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन है वो किससे प्राप्त होती है? खरगोश से प्राप्त होती है। जी हाँ। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पश्मीना शॉल के बारे में पूछा जाता है। वो पश्मीना शॉल एक जो लद्दाख में बकरी पलती हैं वो बकरी से प्राप्त होती है। पश्मीना शॉल मतलब पश्मीना ऊन होती है वो, और जो कि प्राप्त होती है बकरी से। आई होप आप इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। चलिएगा चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने, गोल्डन राइस किस विटामिन में धनी होता है? ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो साथियों बताइए इसका सही जवाब क्या रहेगा। आपको बताना क्या है कि गोल्डन राइस किस विटामिन में अधिकतम होता है, यानी कि धनी होता है। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा भी जाता है यूपीटीईटी में। और यह प्रश्न आपके लिए सुपर टीटी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जी हाँ, गोल्डन राइस किस विटामिन में धनी होता है? तो विटामिन ए में धनी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इस बात को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने, हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? ऑप्शंस हैं तापमंडल में, समतापमंडल में, क्षोभ मंडल में या आयनन मंडल में। तो साथियों बताएं इसका सही जवाब क्या रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यहाँ से आपको जो ये वायुमंडल की परतें होती हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हवाई जहाज वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं। ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है आपका सही रहेगा, क्योंकि होता क्या है कि समताप मंडल में जो ताप रहता है वो समान रहता है। यहाँ ना बादलों का बनने बिगड़ने का डर रहता है, जिससे पायलट बिना डर के यहाँ हवाई जहाज को उड़ा लेता है। यदि आपसे पूछ ले कि जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो किस परत में होती हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, जो मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसमी परिवर्तन होता है वो क्षोभ मंडल में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही होता, लेकिन आपका इस सवाल का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 वाला सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने, वह रेखा जो अक्षांश से गुजरती है मकर रेखा कहलाती है। आपको बताना है कि किस अंश पर वो गुजरती है जो कि मकर रेखा कहलाती है। तो आपके ऑप्शन है 66.5 उत्तरी ओर, ऑप्शन दूसरा है हमारा 66.5 दक्षिण की ओर, ऑप्शन 3 है हमारा 23.5 उत्तर की ओर, और ऑप्शन 4 है हमारा 23.5 दक्षिण की ओर। तो आपको इसमें से बताना है कि किस अंश पर, यानी कि किस अक्षांश पर आपका जो मकर रेखा होती है वो कौन सा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। जी हाँ साथियों, आपका जो सही जवाब रहेगा वो 23.5 दक्षिण की ओर आपके क्या कहलाती है? मकर रेखा कहलाती है।
इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और 23.5 यदि आपसे उत्तर की ओर पूछ ले तो क्या होती है, कर्क रेखा होती है। और 0 डिग्री पर क्या होता है आपका, मतलब विषुवत रेखा होती है। तीनों रेखाओं को आप याद रखेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिल जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने, फसलों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शंस हैं सस्य विज्ञान, सेरिकल्चर, वनवर्धन या सृजनिकी। तो साथियों बताएं इसका सही जवाब क्या रहेगा। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि फसलों का अध्ययन कहलाता है। जी हाँ, सस्य विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 6, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। ऑप्शंस हैं वर्ष 1986 में, वर्ष 1990 में, वर्ष 1982 में या वर्ष 1992 में। तो साथियों बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण इस वीडियो में क्वेश्चनों को लिया गया है। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप यदि हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको जो ईबीएस एंड इकोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको एक भी क्वेश्चन छूटा हुआ नहीं मिलेगा। आप एग्जाम में देखेंगे सीधे सीधे यहाँ से आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वीडियो को जरूर डेली बेसिस पे देखा करें। आपको यहाँ श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण हम प्रोवाइड कराएंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 6 का क्या जवाब होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। जी हाँ, 1986 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने, और यह शिक्षण से संबंधित प्रश्न है, क्योंकि सीटीईटी में भी पूछा जाता है और यूपी टेट में भी शिक्षण से संबंधित आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हर सब्जेक्ट के। तो देखिएगा यहाँ क्या है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है। ऑप्शंस हैं योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि या वाद विवाद विधि। तो साथियों बताएं इसका सही जवाब क्या रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आपको सीधा सीधा ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा जब आप ईबीएस का पोर्शन छेड़ेंगे, मतलब करेंगे यूपीटीटी या सीटीटी में। तो आपको एक क्वेश्चन ये वाला आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा। देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है। जी हाँ, प्राथमिक स्तर की बात की है, ना कि उच्चतर स्तर की। तो आपका प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है, कहानी विधि। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला आपका सही जवाब होगा। इस बात को आप जरूर से ध्यान रखें। कहानी विधि हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रहती है प्राथमिक स्तर पर। आप किसी भी सब्जेक्ट का आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कहानी विधि ही आपका सही आंसर होगा प्राथमिक स्तर पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने, यह भी शिक्षण से संबंधित प्रश्न है। समूह कार्य पर्यावरण अध्ययन कर रहे हैं बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शंस हैं मौखिक प्रश्न, निर्धारण मापनियां, दत्त कार्य या कागज पेंसिल परीक्षण। तो साथियों बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि समूह कार्य, मतलब बच्चों का जो चल रहा है वो समूह कार्य चल रहा है। ग्रुप में बच्चे बैठे हैं और ग्रुप में बच्चे बैठ करके क्या कर रहे हैं, सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं को, मतलब हमसे बाद में पूछा, पहले वो क्या कर रहे हैं, पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं, और बाद में पूछा है कि सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए आपको ऑप्शन से दिए हैं, इसमें से कौन सी विधि सही रहेगी। देखिएगा, यदि जब समूह कार्य बच्चे कर रहे हैं तो आपको मौखिक प्रश्न पूछना क्या रहेगा, सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। मौखिक प्रश्न से होता क्या है कि उसका हर तरीके से उसका आकलन कर दिया जाता है, मतलब आकलन हो जाता है मौखिक प्रश्न से। मान लीजिए आप प्रश्न पूछेंगे तो वो बच्चा बोल कर भी आपको बताएगा, और हाव भाव उसके जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी आपको चला करके दिखाएगा। मतलब हर तरीके से बच्चे का जो हो जाता है मौखिक प्रश्न पूछने से, वो हर तरीके से उसका आकलन हो जाता है। तो आपसे पूछा क्या कि सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, देखिएगा, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन हैं अध्यक्ष होता है, या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, मुख्यमंत्री होता है, या राज्यपाल होता है। इसका सही जवाब बताएं क्या होगा।
जी हाँ, क्या बताना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और काफ़ी बच्चे इसे गलत भी करते हैं। और सबसे सिंपल सवाल होता है, ये क्वेश्चन होता है हमारा, लेकिन फिर भी बच्चे इसका सही जवाब नहीं दे पाते। देखिएगा, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख बोला है आपसे, तो संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो हमारा राज्यपाल होता है, ना कि मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला आपका सही जवाब रहेगा इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 9 का आपका सही जवाब क्या है? राज्यपाल। राज्यपाल ही राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? ऑप्शंस हैं मंकी सुरंग, जवाहर सुरंग, गांधी सुरंग, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बताएं इसका सही जवाब क्या रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके सामने। देखिए, आपसे पूछा क्या है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग पूछिए। यदि सबसे लंबी आपसे पूछ ले तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो जवाहर सुरंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला आपका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने, सरोजनी नायडू इनमें से किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनी? ऑप्शन हैं हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या उत्तर प्रदेश। तो साथियों बताएं इसका सही जवाब क्या रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बार बार पूछा जाता है आपसे। जी हाँ, सरोजनी नायडू इनमें से किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनी? तो किस राज्य की राज्यपाल बनी है सरोजनी नायडू? जी हाँ, उत्तर प्रदेश की। तो ऑप्शन नंबर ए फोर्थ वाला आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण शिक्षा के मुख्य उद्देश्य में शामिल नहीं है? ऑप्शन हैं सहभागिता, भाईचारा एवं बंधुत्वता, जागरूकता और विशेष अभियान। इसमें बताना है आपको सही जवाब क्या रहेगा। शिक्षण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा क्या है? नहीं है। नहीं पे जरूर गौर दिया करें, क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा गलत हो जाते हैं यूपी टेट और सी टेट में। जी हाँ, यदि हम बात करें किसकी, पर्यावरण शिक्षा के मुख्य उद्देश्य में शामिल नहीं है, तो भाईचारा एवं बंधुत्वता, यदि हम इसको नहीं भी यूज करें तो हमारे जो ऑप्शंस हैं तीन, सहभागिता, जागरूकता, मतलब सहभागिता मतलब बच्चों को हम काफ़ी मददगार साबित करें, मतलब हम बच्चों को सिखाएं कि क्या उसमें, जैसा भी हम शिक्षण करा रहे हैं बच्चों को, उसमें बच्चों को सारी चीज़ें सिखाते हैं हम, उसमें सहभागिता मतलब हम सहभागी बने बच्चों के शिक्षण संबंधित प्रक्रियाओं में। उसी प्रकार उन्हें जागरूकता करें बच्चों को, और विशेष अभियान भी चलाएं बच्चों के लिए, काफ़ी जैसे मान लीजिए खेल खिलाएं उनको, और बच्चे उनसे जागरूक होंगे जब विशेष अभियान स्टार्ट करेंगे। लेकिन भाईचारा एवं बंधुत्वता इसमें शामिल कोई उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण नहीं रखता। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। आपसे नहीं पूछा था, नहीं आपका भाईचारा एवं बंधुत्वता रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलते हैं अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न देख, प्रश्न नंबर 13, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? ऑप्शन हैं वर्ष 1949 में, वर्ष 1952 में, वर्ष 1951 में, या वर्ष 1953 में। तो साथियों इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें। और आप भी जानते हैं कि जो सुपर टीटी है यूपी टेट के बाद ही जल्द ही करा दिया जाएगा। यूपी में 60,000 के आसपास, 60,000 प्लस ही वैकेंसी जो शिक्षकों की होगी। तो आप अपने पहले यूपी टेट क्लियर करें, यूपी टेट या सी टेट, तो तैयारी बेहतर बना करके चलें। यही मौका है आपके पास, बहुत ही सुनहरा मौका है। आप इसको या तो गवा दें या फिर आप इसे हासिल कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना ना भूलें। चलिए मिलते हैं।